जिंदाबाद, अपने में सो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। फेवरेबल ऑर्डर मिले हैं जी न्यूज और आज तक के खिलाफ, और 12 अभी पेंडिंग है, पेंडिंग जजमेंट। तो प्रोसेस लंबा है, पेचीदा है, मगर प्रोसेसेस में हमें इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो फर्स्ट इज प्रेस काउंसिल, सेकंड इज एनबीएस, थर्ड इज पुलिस कंप्लेंट। पुलिस में आप 153A, 153B, 153C में लेके आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। कई जगह पे पुलिस करेगी, कई जगह नहीं करेगी। अगर नहीं करती है तो आप मैजिस्ट्रेट के पास जाके सेक्शन 156(3) ऑफ द आईपीसी के तहत आप ऑर्डर मांग सकते हैं कि मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करे कि पुलिस रजिस्टर्स एन एफआईआर। मगर ये सब के लिए हमें हिम्मत से नाम देकर लड़ने की क्षमता रखनी पड़ेगी। डर हमें हमारे भीतर से निकालना पड़ेगा। Yes, thank you. Next question is, can you please elaborate about UAPA Act? जी, यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो हमारा 1960s का एक कानून था पहले से, वो 2008 के बाद बड़ा खतरनाक बन गया है। और ये हमें समझना, इसका इतिहास बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देश में आतंकवाद को लेकर और आतंकवाद के खिलाफ 3 कानून बने हैं। सबसे पहले ताड़ा बना था, जब खालिस्तान मूवमेंट चला था वगैरह, तो ताड़ा बना था। तकरीबन 9.5-10 साल तक ताड़ा लागू था। उस वक्त एनएचआरसी के चेयरपर्सन जस्टिस वर्मा ने एक खत लिखकर पूरे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को मोबिलाइज करके ये ताड़ा को रिपील करने की बात पार्लियामेंट के सामने रखी थी। उस वक्त के जस्टिस वर्मा भी अलग थे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी अलग था। उसके बाद ये प्रेशर की वजह से केंद्रीय सरकार ने ताड़ा को रिपील किया। रिपील का मतलब होता है दैट लॉ वाज रिमूव्ड फ्रॉम द स्टैट्यूट बुक्स। उसके बाद 2003 में एनडीए 1 की सरकार ने पोटा लागू किया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। उसके पहले पोटो था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस। जब भी आतंकवाद के खिलाफ कोई कानून लाया जाता है, पहले सरकार ऑर्डिनेंस लाती है, फिर उसको एक कानून में बदलती है। पोटो के खिलाफ भी गुजरात में बहुत सारी नाइंसाफी हुई, और इसीलिए यूपीए 1 सरकार का एक वादा था कि हम पोटा को रिपील करेंगे, और पोटा रिपील हुआ 2004 के बाद। मगर अफसोस की बात है, और ये मैं कहना चाहती हूँ कि पोटा जरूर रिपील हुआ, मगर पोटा रिपील होते होते ही जो बहुत ही खतरनाक 4 प्रोविजंस थे पोटा के, कि आप 6 महीने बेल आपको मिल नहीं सकती, पुलिस ऑफिसर के सामने आपका कन्फेशन विल बी लीगल माना जाएगा वगैरह, ये सब अमेंडमेंट यूएपीए में 2008 में घुसाए गए। सिर्फ सीपीएम और सीपीआई ने विरोध किया। कांग्रेस की उस वक्त सरकार थी यूपीए की, और बीजेपी ने उनको सपोर्ट दिया। ये इतिहास है यूएपीए कानून। जी, कुछ कैमरा हिल रहा है, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या। Yes, ma'am, can you explain about the future of Sanjeev Bhatt IPS, who was wrongly blamed for 2002 riot in Gujarat? नहीं, एक्चुअली ही वाज नॉट रॉन्गली ब्लेम। उनको दूसरे 2 केसेस में फंसा करके उनको उम्र कैद की सजा दी गई है, विच हाई कोर्ट हैज कंप्लेन। मतलब वजह जरूर है कि उन्होंने 2002 के बारे में कुछ बयान दिए थे, और वो बयान देने की वजह से हुकूमत उनसे बहुत ज्यादा तरीके से खफा थी। मगर जो 2 केसेस में उनको उम्र कैद की सजा दी गई है, वो 2002 से रिलेटेड नहीं है। That was related to the time when he was in other districts of Gujarat. One was about a drug possession case, और दूसरे was a alleged case of torture in custody case. दोनों में उनको उम्र कैद की सजा दी गई। बहुत ही मतलब एविडेंस को जिस तरह गैदर करके उनको दी गई है, मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आएगा और लड़ाया जाएगा, तब पता चलेगा कि किस तरह
इसको उनको कुछ राहत मिल सकती है कि नहीं। मगर एक बात मैं जरूर कहूंगी कि जिस तरह पूरे पुलिस के ढांचे ने गुजरात में और सरकार गुजरात और केंद्रीय सरकार ने मिलके ये इंसान को एक तरह का एक टारगेट बनाया, वो ही एक मैसेज है समाज के लिए और बाकी पुलिस ऑफिसर्स के लिए कि आपके साथ हम यही सुलूक कर सकते हैं। मैम, जैसा कि पिछले कुछ सालों से 5-6 सालों से देश की जो समाज में आपस में जो दूरियां पैदा हुई हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये अभी समय लेगा इस दूरी को खत्म होने में, या इसका क्या समाधान नजर आता है आपको? कितना और समय लगेगा? देखिए, जहां तक राजनीतिक इशू है, जहां तक राजनीतिक स्पेस है, पॉलिटिकल स्पेस है, या असेंबली है, पार्लियामेंट है, इलेक्शन का वक्त है, उस वक्त तो ये बहुत तकलीफमंद चीज है जिस तरह की बातें रखी जाती है, जिस तरह विपक्ष सही ढंग से सामना नहीं कर पा रहा है। ये सब बहुत चिंताजनक चीजें हैं और मुझे लगता है इसी से लेके आप और हमारे जैसे लोग बहुत हैरान हैं। मगर मैं मानती हूँ कि आप और हमारे लिए एक नागरिक के तहत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब इस तरह का दौरा हमारा होता है, हेलो, यस यस, हाँ, आप अनम्यूट क्यों कर रहे हैं दूसरे स्पीकर्स को? मैम बीच में लोग डिस्टर्ब कर दे रहे हैं ना, वो आवाज। नहीं, तो मतलब उनको अनम्यूट रखिए ना, आप परमानेंट जी, अनम्यूट रखिए ना। व्हाई यू जी। म्यूटिंग? उसको म्यूट रखिए परमानेंट। बीच बीच में उनको अनम्यूट क्यों कर रहे हैं आप? यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। तो मैं कहने की ये कोशिश है कि आप एज सिटीजन्स वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर हम यही वेट करते रहेंगे कि राजनीतिक माहौल कब बदलेगा और हम इसको कैसा सामना करेंगे, विपक्ष के सभी पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि वो अपने माइक को अनम्यूट रखें प्लीज। म्यूट रखें प्लीज आप लोग अनम्यूट कर देते हैं जिससे दिक्कत हो जाती है। यस मैम, प्लीज। I think we owe it to ourselves and our society and our country कि हमारे जैसे लोग ऑलरेडी घर बैठ के सिर्फ दुख के इज़हार न करे कि इतनी खराब परिस्थिति है, हम क्या कर सकते हैं। वी नीड टू, हमें हमारे मोहल्ले में छोटे छोटे इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है ताकि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए और राजनीतिक तरीके से जो नफरत फैलाने की कोशिश समुदाय के बीच में चल रही है उसको हम रोकने की कोशिश करें। हमने ऐसे एफर्ट्स कलकत्ता में भी देखे हैं, अलग अलग देखे हैं, मगर इसके लिए नागरिक को अपने कदम उठाने पड़ेंगे। Next question is, if we look last 1 to 2 years, you will found IPS, IAS and government authority are totally coming from RSS background and upper caste. What our course of action in this situation? नहीं, एक तो पहले मतलब ओबीसी कमीशन ने ऑलरेडी ये बात को उठाया है कि नेशनल कमीशन ऑफ ओबीसी ने एक नोटिस भेजा है केंद्रीय सरकार को कि आप हमारे जो वैकेंसीज हैं आप इसको नहीं भर रहे हैं। इसी तरह SC STs को भी करना पड़ेगा और SC ST और ओबीसी के भीतर आपको भी पता है, हमें भी पता है कि मुस्लिम समुदाय का तबका बहुत बड़ा है। इसीलिए हमें उन्हीं के साथ संपर्क रख के कहना पड़ेगा कि ओबीसी तबके में भी पासवंदा मुसलमान की जगह होनी चाहिए। इसीलिए छोटे मोटे संगठनों को प्रोएक्टिव बन के ये काम कराना पड़ेगा। जी, ओके मैम, एक ये है कि जिस तरीके से लास्ट पिछले कई सालों से देखा है कि हिंदुस्तान में जो राइट विंग का उभार हुआ है, तो दोनों तरफ हुआ है, मुस्लिमों में भी एक राइट विंग की उभार हुआ है और उसके
निस्बत में हिंदुओं में हुआ है या हिंदुओं की तरफ से हुआ है तो उसके पैरेलल जो है मुसलमानों में हुआ है। तो मैम जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान में, आप लोग ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हिंदुस्तान में जो एक मुसलमानों का बड़ा तबका है जो सूफी लोगों का है, जो जिसको एक लिबरल मुसलमान माना जाता है, वो लेकिन कहीं इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, वो मजबूत नहीं है, सांस्थानिक तौर पर मजबूत नहीं है। तो अक्सर ये देखा गया है कि ह्यूमन राइट का इशू लेकर के या इस तरीके का इशू लेकर के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जा करके हाथ मिला लेते हैं मुसलमानों की जो राइट विंग है उनमें। तो उसके नतीजे में ये होता है कि हिंदू और उसमें भी जो है रेडिकलाइजेशन होता है और मुसलमानों में भी रेडिकलाइजेशन होता है। तो इसको कैसे काउंटर किया जाए या इसका क्या तरीका होना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत जिम्मेदार सवाल है, और मैं मानती हूँ कि इस तरह की कोशिशें बहुत न सिर्फ जरूरी है मगर बहुत जल्द से जल्द होनी चाहिए। मगर और ये बात सही भी है कि कई मानवाधिकार ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह के ग्रुप्स के साथ होते हैं जो खुद राइट विंग हो। मगर मैं आपको कहती हूँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन वैसे नहीं है। हम बार बार कोशिश करते हैं कि सूफी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम साथ में जोड़े, मगर अगर सूफी ऑर्गेनाइजेशंस खुद डर के हमारे साथ नहीं आना चाहे फिर हम क्या करें? मैम बिल्कुल, मैं आपके इसका मैं जवाब देता हूँ। मैम हमारे यहाँ क्या है, सूफी ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज की सबसे बड़ी कमी है, वो ये है कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज नहीं है। लेकिन हम लोग जो कि यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इस गैप को पूरा करें। तो आप लोगों की आप लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मेंटरिंग कीजिए और हम ऐसे लोग आपको धीरे धीरे देंगे। देखिए, चूंकि इतने सालों में अभी सूफियों की तरफ से कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे इस लेवल नहीं, पे आप नहीं सही कह आई। रहे हैं कि इसको समय लगेगा, इसको धीरे धीरे करना पड़ेगा। मगर मैं मानती हूँ आप ये बात करें, आप शायद जो कह रहे हैं उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और ये जो रेडिकलाइजेशन होता है मिडिल ऑफ द रोड हिंदू का, जो मान के चलता है कि मतलब इस तरह के लोग क्यों ह्यूमन राइट से जुड़े हुए हैं, इसको ये तोड़ने का काम करेगा। हम बिल्कुल आपके साथ रहेंगे। थैंक यू मैम, आज का सेशन बहुत उसमें ही एक और चीज मुझे जोड़नी है, लास्ट बिट इफ यू डोंट माइंड, कि आपका ये सवाल जो था वो कह रहा था कि इंडिया में राइट विंग बढ़ रही है, हिंदू और मुसलमान दोनों। मैं तो ये कह रही हूँ कि दुनिया में राइट विंग बढ़ रही है। ठीक है, दुनिया में राइट विंग बढ़ रही है। और इसलिए मैं जब जिक्र करती हूँ हिंदू मुस्लिम यूथ के साथ, तो मैं न सिर्फ हिंदुस्तान की बात करती हूँ, अमेरिका की बात करती हूँ, मगर टर्की की भी बात करती हूँ कि टर्की जैसे देश में जहाँ पे मतलब एक बार कमाल अटातुर्क रहे हैं, जहाँ पे सेक्युलरिज्म था, वहां पे एर्दोगान जैसा एक इंसान है जिसमें 2700 लोगों को, एकेडमिक्स और पॉलिटिकल डिसेंटर को जेल में डाला है। तो राइट विंग अगर राइट विंग है तो मैं हर टाइप की राइट विंग के खिलाफ हमें आवाज उठाना। एग्जैक्टली मैम, आपका आसाम में बहुत बड़ी खिदमत रही है। आपने बिल्कुल वो कम्युनिटी पर आपका बड़ा एहसान है, मुल्क पर बड़ा एहसान है। तो आप आसाम के आपका जो वर्क रहा है उसको थोड़ा सा अगर बता देंगे तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। आसाम को लेकर मैं सबसे पहले तो मेरे आसाम की टीम को सलाम करना चाहती हूँ, नमस्कार करना चाहती हूँ। बहुत ही सिंक्रेटिक टीम है वहां पे, जो दिन रात वहां पे 2017 से लेके आज तक कर रही है काम। और हम लोगों ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को लेकर हमने काम किया, कम से कम 10 लाख लोगों को फॉर्म भरने की मदद की हमने। इसके बाद फॉरेनर ट्राइब्यूनल के भीतर हमने मदद की। और हाल में 3 महीने में जब देश भर में लॉकडाउन था तो हमने 31 लोगों को डिटेंशन कैंप में छुड़वाने का काम किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि अगर आप 3 साल से ज्यादा डिटेंशन कैंप में हैं तो आप 5,000 के बॉन्ड पे आप निकल सकते हैं। तो वो भी निकालने का काम हमारी टीम ने किया। और हमारी फक्र की बात ये है सर और मैडम कि हमने हर तबके के लोगों को मदद की। ऐसा नहीं कि हम एक ही समुदाय के साथ हम वहां पे काम कर रहे हैं। हमारा फंडामेंटल बिलीफ है कि जब मानव अधिकार के उल्लंघन होता है या अत्याचार होते हैं उसमें हर तबका इफेक्टेड होता है, एक तबका नहीं इफेक्टेड होता। और अगर आप हर तबके को साथ में लेकर चलोगे तो आप यू कैन बिल्ड ब्रिजेस अलोंग विद डीपनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स। और इसीलिए मैं हमारी टीम की मेहनत को मैं सलाम और नमस्कार करती हूँ और मानती हूँ कि हमारी टीम आगे भी कामयाब रहेगी। कल हम 32nd पर्सन को कल हम रिलीज करने जा रहे हैं
डिटेंशन कैंप से, और ये बहुत कठिन काम भी है मगर बहुत जरूरी काम। बिल्कुल मैम, आपके इस काम के लिए हम सब आपकी तारीफ भी करते हैं। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी